नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भरतपुर हादसे के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। भरतपुर से सीधे करौली 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंची राजे। शुक्रवार को करेंगी कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण। सवेरे बांसवाड़ा में भी लिया कार्यक्रम में भाग। अलवर के बानसूर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी ढहने से 2 मजदूरों की हुई मौत। शौचालय का गड्ढा खोदते समय हुई घटना, मजदूरों को बाहर निकालने में लगे करीब 2 घंटे। भीलवाड़ा में साड़ी शोरूम में लगी आग लगने से बाजार में मची अफरा तफरी। आसपास की दुकानों को कराया खाली, कई दमकलें पहुंची मौके पर। अजमेर के ब्यावर में चोरों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात के पार। बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर लोगों ने पुलिस पर खड़े किए सवालिया निशान। तेज धूप और भीषण गर्मी के बाद बरसी राहत की बूंदें। राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ आई बरसात। मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में धूप लगाई और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सीएम ने बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी और बेनेश्वर धाम को जन जन की आस्था का केंद्र बताया। उसके बाद सीएम ने ध्यान योगी उत्तम स्वामी से आशीर्वाद लिया। राजे ने कहा कि मैं चाहती हूं कि यहाँ पर एक गुरुकुल बनाया जाए और युवाओं को धर्म से जोड़कर उसे अच्छे संस्कार और आदर्श मिल सके। इसके लिए राजस्थान सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। बांसवाड़ा में इन दिनों मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 6 दिवसीय शिखर प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भरतपुर में हुई घटना पर सीएम ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम का हेलीपैड पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत, सांसद मानशंकर निनामा और संसदीय सचिव भीमा डामोर ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने गुरुवार को भरतपुर पहुंचकर मैरिज होम हादसे में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने आरबीएम और राज्य अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों की कुशलक्षेम पूछी, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए। वहीं श्रीमती राजे बांसवाड़ा से करौली पहुंचने के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को बदलते हुए दोपहर बाद सीधे भरतपुर पहुंची। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर ही प्रभारी मंत्री कालीचरण सराफ तरह उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली और हादसे के बारे में चर्चा की। उन्होंने मैरिज गार्डन की स्थितियों पर चिंता जताई और निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित मैरिज होम्स का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानक पूरे नहीं करने वाले मैरिज होम संचालकों पर कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री सराफ ने बताया कि हादसे की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतक के आश्रितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख तथा गंभीर घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए तथा गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सराफ, विधायक विजय बंसल, जिला कलेक्टर एनके गुप्ता मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों को संवेदना व्यक्त करेंगे तथा सहायता राशि के चेक बांटेंगे। जयपुर के वैशाली नगर स्थित ग्लोबल हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल में कवरेज करने गई एक महिला पत्रकार और कैमरामैन के साथ अस्पताल स्टाफ ने मारपीट की।
मारपीट से गुस्साए पत्रकारों ने अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन किया और मारपीट करने के आरोपी स्टाफ को गिरफ्तार करने की मांग की। स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते पत्रकारों का साथ दिया। लोगों का आरोप था कि यहां आए दिन लोगों की मौतें होती रहती हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। पत्रकारों की मांग पर आरोपी अस्पताल कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी अस्पताल पहुंच गए। भीलवाड़ा शहर में सब्जी मंडी में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में वहां कार्यरत एक महिला घायल हो गई, जबकि 4 अन्य महिलाएं बाल बाल बच पाई हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं हादसे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अलवर जिले के बांसूर में शौचालय का गड्ढा खोदते समय हादसा हो गया। हादसे में मिट्टी धंसने में से 2 श्रमिक दब गए। किसान कॉलोनी में हुए हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटना सूचना पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों श्रमिकों को बाहर निकाला गया। घायल दोनों श्रमिकों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों श्रमिकों का उपचार किया जा रहा है। भीलवाड़ा के आजाद चौक स्थित 2 मंजिला साड़ी के शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची 6 दमकलें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वहीं आग व्यवस्था बाजार में लगी होने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग फैलने की शंका को लेकर पुलिस प्रशासन ने आसपास की दुकानों को भी खाली करवाने में लगी हुई है। उधर बिजली विभाग ने भी इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया है। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अभी तक आग के कारणों व नुकसान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा। फिलहाल प्रशासन आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रहा है। दिन भर की तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच शाम होते होते आई आंधी और बरसात के कारण तापमान में गिरावट आ गई। लोगों ने मौसम में अचानक बदलाव आने से राहत महसूस की। वहीं गर्मी से भी राहत मिली, लेकिन उमस ने हाल बेहाल कर दिया। आपको बता दें कि दिन भर सूर्य भगवान का खौफ जयपुर की सड़कों पर भी साफ नजर आता है, जहां लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए जरूरी काम होने पर भी घरों से निकलते हैं। लेकिन अपराह्न बाद प्रदेश के कई इलाकों में आई आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी ने मौसम एक बारगी खुशनुमा कर दिया। लोगों को बरसात आते ही राहत की बारिश नजर आने लगी है। लोग भी बरसात के बाद खुली हवा में घूमते नजर आ रहे हैं। पहुंचे जिला प्रभारी सचिव अभय कुमार ने शहरी जन कल्याण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सचिव अभय कुमार ने शिविर में लगे सभी कर्मचारियों से जानकारी ली। शिविर में प्रभारी सचिव ने आवेदकों को कृषि भूमि नियमन के 23 पट्टे वितरित किए। प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को पट्टे मिले, ताकि आमजन को शिविर के माध्यम से लाभ मिल सके। भरतपुर के सेवर थाना स्थित अन्नपूर्णा मैरिज होम में बुधवार देर रात दीवार ढहने से 24 लोगों की मौत हो गई। सीएम राजे ने भरतपुर पहुंचकर घायलों के कुशल क्षेम पूछी।
इस दौरान चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कालीचंद सराफ ने कहा कि ये दुख की घड़ी है और मृतकों के प्रति अपनी और सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की। सराफ आज हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने पीड़ितों के हालचाल पूछे और पीएमओ सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए। घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए सभी मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए और प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सराफ ने हादसे की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर दिनेश कुमार जहांगीर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बैठक की, जो 7 दिन में हादसे की रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा शहर में नियम कायदे ताक पर रखकर चल रहे मैरिज हॉल के खिलाफ कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंत्री सराफ के साथ कलेक्टर डॉक्टर एन.के. गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टोंक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भरतलाल मीणा, उनके साथ ही विधायक विजय बंसल, भजनलाल शर्मा, बच्चू बंसीवाल सहित अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के कैबिनेट मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र गोयल ने जोधपुर में डीआईडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। डीआईडीए हॉल में आयोजित बैठक में मंत्री गोयल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को ग्रीष्म अवकाश के मद्देनजर शहर में बढ़ रही पानी की समस्या को कम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के भी निर्देश दिए। ऐसे में उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा सहित सभी विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जैसलमेर के पोखरण कस्बे का गांव खेतोलाई, जिसमें आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। करीब 2 दशक के बाद यहां के लोगों को उस परमाणु परीक्षण की गूंज आज भी सुनाई देती है। वर्ष 1998 में 5 परमाणु परीक्षण यहां किए गए थे। खेतोलाई के पास फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण की गूंज ने देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। 11 व 13 मई को हुए परमाणु परीक्षण से 2 घंटे पहले तक जैसलमेर व पोखरण के बीच का रास्ता रोक दिया गया था। जैसलमेर व पोखरण के बीच आने वाले गांवों व इस सड़क मार्ग पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। केवल सेना के वाहन यहां आते जाते थे। जैसे ही परमाणु परीक्षण हुआ, जैसलमेर की धरती कांपने लगी और जिन्होंने 1974 का परीक्षण देखा था, वे समझ गए कि भारत ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण किया है। खेतोलाई के लोगों को आज भी वो गूंज साफ सुनाई देती है। बाड़मेर के बायतू कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 25 के दोनों तरफ बने नालों पर काबिज अतिक्रमियों द्वारा लगाए गए ठेले व अस्थायी कैबिनों पर गुरुवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में क्रेन के सहायता से कैबिनों को हटाकर हाईवे को अतिक्रमण मुक्त करवाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन द्वारा 6 दिन से अतिक्रमियों को चेतावनी के बाद आखिर 7वें दिन उपखंड अधिकारी हिताराम चौहान की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू करते ही अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। ऐसे में कुछ लोगों ने अपने ठेलों व कैबिनों को स्वयं ही हटाने शुरू कर दिए। वहीं अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, थानाधिकारी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
बाड़मेर के बालोतरा में व्यापारी को फोन पर बात करना भारी पड़ गया। दरअसल हुआ यूं कि व्यापारी 4,08,000 रुपयों से भरा बैग बाइक पर टांग कर फोन पर बात करने लगा। उसी वक्त नजर हटते ही अज्ञात बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ऐसे में बैग गायब देखकर व्यापारी के होश उड़ गए और उसने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर एएसपी कैलाश दान रत्नू, डीपी राजेश माथुर व थानाधिकारी जगदीश सियाग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के पुष्कर की होटल अमृतम की ओर से पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन कमल पाठक पर 22 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। चेयरमैन पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई गई। साथ ही चेयरमैन कमल पाठक पर धमकी दिलवाने और गुंडा तत्वों के जरिए होटल पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का प्रयास करने का भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार की कोमल जैन ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा भेजे 10 असामाजिक तत्व उनके होटल पर आए और जबरन होटल पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस पर कमल जैन ने पुष्कर थाने में शिकायत दर्ज कर करवानी चाहिए, लेकिन थाने से कोई मदद नहीं मिल पाई। झुंझुनू में सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं का समूचित समाधान करने के लिए झुंझुनू हक से कह संगठन ने एडीएम एमआर बगड़िया को मांग पत्र सौंपा। संगठन के संयोजक एमडी चौबदार, मनोज मील तथा रणजीत चंदेलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र सौंपा। इसमें बताया गया कि यदि 15 दिनों के अंदर समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो आने वाले दिनों में अधिकारियों की नींद हराम कर दी जाएगी और किसी भी हद तक आंदोलन को उग्र किया जाएगा। जोधपुर के जिला कलेक्टर पद पर डॉक्टर रविकुमार सूरपुर ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि जोधपुर जिले के विकास के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रयास करेंगे। साथ ही गर्मी के दौरान बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधाएं आमजन को मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे। जयपुर के कुंदीनगर भैरूजी के रास्ते से भरतपुर गई धर्मेंद्र उर्फ तिलक की बारात कोमल उर्फ आशा के साथ ले रहा था धर्मेंद्र 7 फेरे। इसी दौरान चल रही अंधड़ से मैरिज गार्डन की दीवार गिरने से मच गई चीख पुकार। चारों ओर छा गया घोर अंधेरा और उसके बीच बिछ गया लाशों का ढेर। घायलों को अस्पताल पहुंचाएगा, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी है चलने का नाम। इसी दुखद माहौल में शादी की रस्में भी पूरी हुई और बारात जयपुर लौट आई। मातमी माहौल के बीच ही दुल्हन का स्वागत भी हुआ और जयपुर में भी दूल्हे दुल्हन ने विवाह की सभी रस्में पूरी की। यही है नियति। आइए देखते हैं भरतपुर से राजेंद्र जत्ती के साथ सहयोगी अभिजीत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। खुशियां बदली मातम में, मौत की आंधी। दीवार गिरने से 24 मरे। मृतकों में 8 महिलाएं भी। 5 बच्चों की हुई मौत। भरतपुर में हुआ हादसा। जयपुर से गई थी बारात। यही है भरतपुर के सेवर रोड स्थित अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन की
मौत की दीवार। आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार के मलबे में दबे लोग मदद के लिए चीख रहे हैं। करीब 100 फीट से ज्यादा लंबी और 12 फीट ऊंची दीवार तेज आंधी के झोंके से धड़धड़ा कर बारातियों, धरातियों और वहां काम कर रहे लोगों पर गिर गई। हादसे के बाद निभाई रस्में। दूल्हा दुल्हन सुरक्षित। घर पर निभाई विवाह की रस्में। 50 से ज्यादा घायल। 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। शादी के संगीत की धुनों के स्थान पर लोगों की चीख पुकार निकल पड़ी। लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन भी किए, लेकिन दोनों ही देर से पहुंची। बड़ी मुश्किल से लोगों को दीवार के नीचे से निकाला। भरतपुर के अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लोग दर्द के मारे चीख रहे थे, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला। लोगों का कहना था कि यदि घायलों को समय पर मदद मिल जाती तो इतने लोग काल के ग्रास ना बनते। नहीं होने, अंधेरा होने की वजह से प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया और वहाँ पे रात का टाइम होने की वजह से कर्मचारी वगैरह भी वो उपलब्ध नहीं थे, और जैसे मोबाइल की रोशनियों से देखा किया गया और उपचार उनको दिया। ओलों और बारिश के साथ जो तूफान था, 100 फुट लंबी दीवार, 14 फुट ऊंची दीवार, जिसके सहारे लोग बरसात और ओलों से बचने के लिए खड़े हुए। जो कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग उनको परसगारी कर रहे थे। वो लोग दीवार के सहारे, क्योंकि आनन फानन में इतना तेज तूफान था कि उनको भागने का मौका ही नहीं मिला, वहाँ दीवार का सहारा लेके खड़े हुए और वही दीवार ने उसकी जान ले ली, जिसमें लगभग 100 लोग उसके नीचे दबे। और बचाने वाले हम, क्योंकि सब लोग को अपनी जान की पड़ी, हम लोग 10 से 12 लोग थे, जितने लोगों को बचा पाए, जितने लोगों को निकाल पाए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे इस तरह के कोई औजार तो थे नहीं। मालीपुरा के किरोड़ीलाल सैनी की बेटी कोमल उर्फ आशा की जयपुर के धर्मेंद्र से विवाह होना तय था। इसीलिए हादसे के बाद भी तय समय पर ही पंडित जी ने लोगों की लाशों और घायलों की चीख पुकार के बीच शादी की रस्म पूरी करवाई, क्योंकि दोनों का लग्न तय था, जिसे कोई भी अनहोनी टाल नहीं सकती थी। रात में ही दूल्हा बारात लेकर जयपुर लौट आया। सवेरे दूल्हा दुल्हन ने विवाह की अन्य रस्में पूरी की, लेकिन परिवार में खुशी का माहौल नदारद था। मृतकों में अधिकतर केटरिंग वाले। क्या गार्डन मालिक पर चलेगा हत्या का मुकदमा? राज्य सरकार ने की 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जताया दुख। राज्य सरकार ने 3 जांच कमेटियों का किया गठन। बस सिर्फ थी तो एक रस्म अदायगी, जिसे पूरा करना उनका धर्म बनता था, क्योंकि जब दुल्हा दुल्हन ने खुशी और हंसी के बीच अपनों की लाशों का ढेर देखा हो तो खुशी और उल्लास कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने विवाह की रस्म अदा कर एक परंपरा निभाई तो जरूर थी। धीरे धीरे 9:15 बजे 9 बजे से बारिश आना चालू हुई। बारिश धीरे धीरे आते आते तेज रूप गति के अंदर प्रभावित हो गई, फिर ओले के अंदर प्रभावित हो गई, फिर पवन के अंदर मतलब तेज हवा के अंदर प्रभावित हो गई। ये तीनों चारों एक साथ आ गई, मतलब लाइटें चली गई, मतलब कोई किसी को देख नहीं पा रहा, सिर्फ रोशनी इतनी आ रही थी, जो बिजलियाँ चमक रही थी वही हमको दिख रहा था कि तो कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद है दौड़ा चला होगा, मतलब जो अंधेरा हो गया, किसी को लाश दिखी, किसी को भूत दिखी, तो रो गए। हम हमारे कमरे में थे, गेट खोल के लोग आगे एक दूसरे को ढूंढने लगे, सब व्यवस्था हो चुकी थी। घटना के समय गार्डन में करीब 800 लोग थे। हादसे में 24 लोग असमय ही काल के ग्रास बन गए। इनमें 8 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। दीवार गिरने का कारण उसका कमजोर और ऊंचा होना था, जो कहीं न कहीं गार्डन संचालक की लापरवाही को ही दर्शाता है। हालांकि सरकार ने हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की और पुलिस ने मैरिज गार्डन संचालक के भाई लक्ष्मण को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन बगैर नियम कायदों से चल रहे मैरिज गार्डन पर शिकंजा कसेगी? क्या इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार गार्डन संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा?
क्या कोई गाइडलाइंस बनेंगी? जहाँ ये स्थल है, जहाँ ये घटना घटी है, मैरिज होम है, जहाँ ये रात को शादी के दौरान ये हादसा हुआ, आंधी अंधड़ तूफान की वजह से एक मैरिज होम को आप देखेंगे तो पता लगेगा कि एक दीवार बिल्कुल मैरिज होम की स्थिति में नहीं है, लेकिन कैसे मंजूरी दी नगर निगम ने, कैसे ये हादसा करने के लिए निमंत्रण दिया। बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना को लेकर के राजस्थान सरकार का प्रधानमंत्री तक ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है। और इस हादसे को लेकर के सुनने के बाद जिला प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भरतपुर आए हैं। उन्होंने आरबीएम हॉस्पिटल में मरीजों से कुशलक्षेम पूछी है और घटनास्थल का भी दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने कहा है इस घटना की 2 जांच कराएंगे। एक तो प्रशासनिक स्तर की जांच कराएंगे, जिसमें एडीएम सिटी दिनेश जांगड़ की अध्यक्षता में जांच होगी। दूसरी जांच एक पुलिस अधिकारियों और यूआईटी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों की एक 7 सदस्य कमेटी की अध्यक्षता में जांच होगी। इस हादसे के बाद क्या स्थिति रहेगी, क्या जांच निष्पक्ष हो पाएगी, ये सभी जांच अभी आगे विचाराधीन और जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा। इस A1 टीवी के लिए राजेंद्र शर्मा जती, कैमरामैन मनोज के साथ भरत। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को करौली पहुंची। मुख्यमंत्री कॉलेज ग्राउंड स्थित हेलीपैड से सीधे भवन विलास पैलेस पहुंची। गौरतलब है कि आपका जिला आपकी सरकार के तहत मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर करौली आई हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। उसके बाद 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। 13 तारीख को मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे जिले के अधिकारियों की मीटिंग लेंगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर के सौंदर्यकरण के मामले को लेकर लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी अनिल कुमार महिला गंभीर नजर आए। उपखंड अधिकारी के निर्देश के बाद अजमेर विद्युत निगम द्वारा शहर में बिजली के पोल्स पर लगे होर्डिंग बोर्ड व पोस्टर हटाए गए। अजमेर विद्युत निगम मंडल लक्ष्मणगढ़ के जेईएन कमल कुमार टेलर के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने शहर के चौपड़ बाजार, लाल कुआं, ध्यानदास का कुआं के पास सहित नगर मुख्य बाजार में बिजली के पोल सहित शहर में लगे होर्डिंग्स, बोर्ड और पोस्टर हटाए। जेएन टेलर ने बताया कि शहर के सभी बिजली के पोल्स पर से होर्डिंग बोर्ड व पोस्टर हटाए जाएंगे और पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। सीकर के खंडेला के वार्ड संख्या 5 के खटिकन मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने का मामला सामने आया है। मूर्तियां खंडित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। मोहल्ले वासियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं मंदिर में स्थापित भगवान शिव, पार्वती और नांदिया की मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं तथा मंदिर के बाहर स्थापित सूर्य भगवान की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर फेंक दिया। अलवर के शाहजहांपुर क्षेत्र के कुतीना गांव में 14 मई को अमर शहीद प्रद्युमन सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव व मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी होंगे, जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, नीमराना प्रधान सविता मनोज यादव व पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुनीता रानी करेंगी। ये जानकारी युवा नेता अभिमन्यु भाया व भूतपूर्व कर्नल ओम प्रकाश सिंह चौहान ने दी। राजधानी के शाहपुरा के मनोहरपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के मुख्य आतिथ्य व सरपंच शाही शबीर चौहान की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार राजस्व शिविर हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने 22 लोगों के रियायत दर पर पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान शिविर में उपस्थित विभागों से कलेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने पटवारियों से आपसी समझाइश से निपटाए गए प्रकरणों के बारे में जानकारी ली, जिस पर गिरदावर श्याम सुंदर शर्मा ने बताया
कि करीब 24 प्रकरणों का निपटारा किया गया है, वहीं 36 प्रकरण लंबित हैं। महाजन ने सभी पटवारियों को आपसी सहमति से अधिक बंटवारे करवाने को कहा। उन्होंने चिकित्सा विभाग की टीम में टीकाकरण के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर विनोद योगी ने बताया कि ब्लॉक में 90% टीकाकरण के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, वहीं शेष के लिए टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। शिविर में नामांतरण 21, सहमति विभाजन 22, दूरस्थीकरण के 7, नकले 35, सीमा ज्ञान के 1, अन्य 9 प्रकरण, कुल 115 प्रकरणों का निपटारा किया गया है। नायब तहसीलदार मूलचंद मीणा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 78 जीबी में प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें 13 विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। ग्रामीणों की समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मीणा, सरपंच नाहर सिंह, ग्राम सचिव गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में विधायक कंवरलाल मीणा ने नगरपालिका द्वारा निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर शुभारंभ किया। अस्पताल में जाने वाले मरीजों के परिजनों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी इस सुलभ कॉम्प्लेक्स का फायदा मिलेगा। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन कृष्णा प्रजापति, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ओपी माथुर व मंडल अध्यक्ष अनूप गौतम सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में नियुक्त शिक्षकों द्वारा 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण करने पर वेतन निर्धारण कराए जाने की मांग को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सीएम राज्य के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिला मंत्री दिनेश चंद्र गुधेनिया ने बताया कि जिले में जिला परिषद तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती के माध्यम से आरटेट में 60% से अधिक अंक वाले 1000 शिक्षकों 2015 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इन शिक्षकों ने 26 मार्च 2017 को संतोषजनक रूप से 2 वर्ष का परीक्षा काल पूर्ण कर लिया है और न्यायालय में भी इसको लेकर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा, जिसके चलते इन शिक्षकों को मात्र 13,200 रुपए फिक्स मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जिससे शिक्षक परिवारों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। जबकि कई जिलों में नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण के आदेश जारी हो चुके हैं। संघ के पदाधिकारियों ने परीक्षाकालीन पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों का जल्द नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन नियमितीकरण कराकर पूरा वेतन देने और स्थायीकरण के आदेश जारी करने की मांग की है। बांसवाड़ा में शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शिक्षा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा भी की गई। उसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां प्रदेश में ब्राह्मण समाज इन दिनों देवनानी से नाराज चल रहा है, तो प्रदेश के शिक्षक भी देवनानी से नाराज हो गए। यही वजह है कि अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर आवासीय शिविरों के विरोध में शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री से देवनानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि देवनानी ने सरकार और आम जनता की करोड़ों रुपए की बर्बादी की है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिविरों के बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद शर्मा ने कहा कि प्रदेश का शिक्षक इस बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा।
जोधपुर की सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर याचिकाकर्ता भंवरलाल की याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान वरिष्ठ जस्टिस गोविंद माथुर व हाईकोर्ट जस्टिस जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सहकारी समितियों के आगामी 45 दिनों में चुनाव करवाने के आदेश दिए। खंडपीठ ने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को किसी भी सहकारी समिति के प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के प्रशासनिक पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को तुरंत पद से हटाया जाए। रविंद्र मंच प्रशासन ने 1.5 साल बाद सभागार कलाकारों और निजी संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिए खोला। मंच के रेनोवेशन का कार्य सरकार की ओर से करवाया गया, जिस पर करीब 13.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी साउंड और लाइटिंग को लेकर कुछ खामियां देखी जा सकती हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। यह है रविंद्र मंच का सभागार, जिसे करीब 1.5 साल के रिनोवेशन के बाद रंगकर्मियों के लिए खोला गया है। रविंद्र मंच के स्टेज पर कई प्रसिद्ध फिल्मी कलाकारों और रंगकर्मियों ने अपने शो पेश किए हैं। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन हुए। इस बार साउंड और लाइटिंग का डिजिटलाइजेशन किया गया है। डिजिटल साउंड और लाइटिंग के लिए नए कंसोल लगाकर रविंद्र मंच के सभागार में 4 चांद लगाने का काम किया गया है। मुख्य सभागार में अपने नाटक की तैयारी करवा रहे वरिष्ठ रंगकर्मी सरताज नारायण माथुर ने कहा कि रविंद्र मंच के रिनोवेशन का कार्य अच्छा हुआ। पहले रविंद्र मंच पर साउंड की दिक्कत रहती थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहीं रंगकर्मी दिलीप भट्ट ने बताया कि साउंड और लाइटिंग के सिस्टम को समझने में कुछ समय लगेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही है सब कुछ। अब आज मैं पहली दफ़ा इसका नाटक कर रहा हूँ, पहली दफ़ा नहीं। नॉर्मली यहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम रहती थी इसके नीचे, बैल्कनी के नीचे। अभी मैंने इसको बच्चों को बुला करके देखा तो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम अब इतनी नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह सब किया गया है मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। अब प्रैक्टिकली अब कितना क्या साउंड का क्या रहता है या लाइट्स को कितना अभी एडजस्ट करवा रहे हैं लाइट्स को, उसमें कुछ कमी है या क्या है वो बाद में पता लगेगा। लेकिन एज इट इज़ मुझे लगता है कि सब पॉजिटिव है। एक बात जो मेरे को लग रही है कि अब मैं जैसे दिन में काम करवा रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग करवा रहा हूँ, लाइट सेट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे पंखे नहीं हैं। पहले पंखे होते तो ज़रा कंफर्टेबल रहता था। तो यहाँ पे इनको 8-10 पेडेस्टल फैंस का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए, जो जहाँ ज़रूरत हो लगा लिए, शो टाइम पे हटा दिए। देखिए अभी शुरुआत हुई है और अभी सिस्टम समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि नया सिस्टम है और नई टेक्निक है। तो टेक्निकल जब तक कोई टेक्निकल जानकार नहीं होगा तब तक इस साउंड सिस्टम से, लाइट सिस्टम से एक तरीके खेल नहीं पाता है आदमी। कि जो पहले सिस्टम था वो पुराना सिस्टम था, तो उसको हाथ धरते धरते लोगों को पता पड़ गया था, चाहे कोई भी लाइट मैन हो उसको पता पड़ जाता था। लेकिन ये नई टेक्निक जब से आई है तो कुछ असमंजस स्थिति पैदा हो रही है लोगों के कि लाखों करोड़ों रुपये लगा दिया, उसको ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन थोड़े दिन बाद तकलीफ ये ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए कि रविंद्र मंच जिस स्थिति में है उस स्थिति को देख करके तो ये लगता है कि हमारा रविंद्र बहुत अच्छा है। कई चीज़ें अच्छी है, सीट अरेंजमेंट अच्छा है, यहाँ का जो कहते हैं कि आप एसी का, तो एसी मूवमेंट का जो दिया है ना इन लोगों ने, वो अगर पंखे लग जाते तो सुविधा हो जाती है। क्योंकि पंखे लगने से क्या होता है कि कई बार कलाकारों को ज़रूरत नहीं पड़ती एसी की। अब आप बताइए हर वक्त तो एसी चालू होगा नहीं, क्योंकि अब समझ लो कि हम आरा शो है आज शाम को, हम 2 बजे रिहर्सल करना चाहते हैं स्टेज पर, और 2 बजे से रात को 8-10 बजे तक एसी चलना बहुत मुश्किल होता है। तो दिन भर और जो हमारा समय गुजरेगा वो गर्मी में गुजरेगा, तो कलाकार आर्टिस्ट क्या करेगा करके। रविंद्र मंच के साउंड सिस्टम में डिजिटल कंट्रोल तो लगा दिया गया है, लेकिन इसको चलाने के लिए मंच के पास एक्सपर्ट ही उपलब्ध नहीं है। इस पर रविंद्र मंच अधीक्षक सोविला माथुर ने कहा कि रविंद्र मंच के सभागार का रिनोवेशन करवाने में 13.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आधुनिक साउंड और लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अतिरिक्त एक मैनुअल साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। वहीं रविंद्र मंच पर पंखों की व्यवस्था भी जल्द करवाने की बात कही गई है। 13.5 करोड़ रुपए रिनोवेशन फर्स्ट फेज पे रविंद्र मंच पे खर्च हुए हैं, जिसमें कि मेन ऑडिटोरियम है, ओपन एयर थिएटर है, आर्ट गैलरीज, रिहर्सल हॉल्स, ऑफिस एरिया सारे अपग्रेड हुए।
साउंड सिस्टम दो तरीके के हैं। ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम जो नया तरीके का यहाँ पे अभी रिनोवेशन के टाइम पे हमने अपग्रेड करके साउंड सिस्टम लगाया है। बॉस कंपनी का एक बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड सिस्टम है। साथ ही मैनुअल साउंड सिस्टम भी रखा है कि कभी किसी को ऑपरेट करने में दिक्कत आए या कभी कोई सिस्टम फेल हो तो हमारे पास एक एडिशनल सिस्टम भी रहे। 1.5 साल के इंतजार के बाद रविंद्र मंच रंगकर्मियों के लिए खोल दिया गया है। आधुनिक साउंड और लाइटिंग व्यवस्था से सभागार में 4 चांद लग गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा इतने रुपए खर्च करने के बाद भी रविंद्र मंच को बुकिंग मिल पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तक मंच के पास इसे संचालित करने वाले स्टाफ तक नहीं है। लीलाधर कुमावत, एवन टीवी, जयपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।